तो रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन के चैम्बर कैसे होते हैं, लेफ्ट राइट और राइट साइड क्या होता है, लेफ्ट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। राइट हमारे इमोशंस के लिए होता था, लेफ्ट हमारा एनालिटिकल थिंकिंग के लिए होता है। आपको एक चीज मैं कल बताना भूल गया, तो आपको बताता हूँ। अगर हमारे दिमाग के अगर कभी इस हिस्से पर चोट लगे, लेफ्ट ब्रेन पर मान लीजिए, ठीक है, तो हमारे राइट पार्ट में, बॉडी का जो गर्दन के नीचे राइट पार्ट होता है, वहां पर पैरालिसिस होता है। और अगर राइट साइड में कभी चोट लगती है, हमारा लेफ्ट साइड का बॉडी होता है वो पैरालिसिस, ये वायरिंग अक्रॉस जाती है। ये कल आपको मैं बताना भूल गया था। तो कल हमने ब्रेन के बारे में काफी कुछ डिटेल में पढ़ा था। ब्रेन से 12 नर्व्स निकलती हैं। फिर हमने ब्रेन, इसमें 3 पार्ट पढ़े थे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन था, हिंड ब्रेन था। इसमें फोर ब्रेन में सेरेबेरम बहुत इंपॉर्टेंट था। सेरेबेरम मतलब रिंकल्स होते थे, जितने ज्यादा रिंकल्स होंगे उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस होगा हमारा। मिड ब्रेन हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन को डिनोट करता था। हिंड ब्रेन में आपका सेरेबेलम है, मेडुला है, और आपका थर्ड पोन्स था। पोन्स आपके रेस्पिरेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सारा पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने सेरेबेलम में पढ़ा था कि कौन से लॉब पे हमारा क्या रहता है, कौन सा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कौन सा हमारा विजुअल है, कौन सा ऑडिटरी है, कहाँ पर हमें पेन महसूस होता है, हम कहाँ पर कलर रिकॉग्नाइज करते हैं, कहाँ से हमारा मूवमेंट डिसाइड होता है। ये सब कल हमने पढ़ा था। हमने कल इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी पढ़े थे। जो वॉलेंट्री फंक्शन होता है वो फोर ब्रेन करता है, जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं वो हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन करते थे। कल हमने डिटेल में पढ़ लिया था। स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादा क्वेश्चन था, मैं पढ़ लिया था। अभी जो पूरा बॉडी है, बॉडी में देखो जब भी कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी को, जैसे हमने प्लांट्स में देखा, प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट्स का जो कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, जो भी चेंजेस दिखाई देता है, उसकी ग्रोथ में दिखता है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी काफी सारे चेंजेस होते हैं, बचपन से लेके एंड तक। हम जब तक मरते हैं हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। आपने सबने देखा, आपकी बॉडी छोटी से बड़ी होती है, एक एज के बाद आपकी बॉडी बूढ़ापे की तरफ बढ़ती है, और एक एज के बाद आप बॉडी छोड़ देते हो। आपके बचपन में दूध के दांत आते हैं, फिर दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर आपके मजबूत दांत आते हैं, वो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं, और जैसे आपका बुढ़ापा आता है दांत भी गिरते, धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं, है ना। आपकी बचपन में आईज ठीक होती हैं, और जैसे बुढ़ापा होता है आपकी आईज कमजोर होने लग जाती है। आपके सिर के बाल बचपन में घने होते हैं, मेरी एज पे पहुंचते पहुंचते आगे के बाल उड़ जाते हैं, और थोड़े बूढ़े होते हैं काफी बाल उड़ चुके होते हैं। किसी के बाल बहुत घने होते हैं, किसी के बाल बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। बॉयज को मूछें आती हैं, गर्ल्स को मूछें नहीं आती हैं। ऐसे कई सारे चेंजेस हमारी बॉडी में विद द एज भी आते हैं, और लाइफ लॉन्ग भी आते हैं। हमारी बोन्स लाइफ लॉन्ग बढ़ती हैं, एक एज तक बढ़ती है, 20-21 साल तक, फिर हमारी बॉडी की हाइट बढ़ना कम हो जाती है, ठीक है। बचपन में देखो आप लोग मोटे नहीं होते, लेकिन जैसे आपकी 30 से 35 एज, जब आप 30 प्लस जाने लग जाते हो, और आप अंट शंट खाना स्टार्ट कर देते हो, बाहर का फूड ज्यादा खाते हो, आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम होता है जो बॉडी में कब क्या चीज रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब हार्मोन क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। जैसे नर्व नर्व इम्पल्सेस थे, वो कैसा था? वो आपका था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है। और हार्मोन आपके क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट पर रिलीज होते हैं, मतलब इनका सबका पर्टिकुलर टाइम होता है, कब रिलीज होंगे कब नहीं होंगे, कहाँ पर जाके एक्ट करेंगे कहाँ पर जाके एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दीज आर रिलीज बाय वेरी स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यूज, बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं, हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर। इस पूरे को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स जहाँ से, जिन ग्लैंड से या जिन टिश्यूज से या ग्रुप ऑफ सेल से जहाँ से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब हार्मोन्स की खासियत क्या होती है? ये बहुत थोड़े अमाउंट में निकलते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में निकलते हैं। कोई चीज रेगुलर निकलती है, कोई चीज 10 साल बाद निकलती है, कोई चीज 20 साल बाद निकलती है ना। लोकेशन टू लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हार्मोन किस तरह के हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन्स कैसे होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में भी डाले जाते हैं, और कुछ कैसा होता है, मतलब डक्ट से भी रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। जब ये ब्लड में डाले जाते हैं, वो ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन्स को हमारे ब्लड में छोड़ देता है, और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं,
और जो इनका टारगेट लोकेशन होता है ये वहां पर जाके चिपक जाते हैं या वहां पर जाके एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट और एक्शन एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे होता है, स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है। ठीक है, आपको जैसे मैं कल परसों बता रहा था, किडनी के पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। वहां से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे ब्लड के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जब हम कभी डरते हैं घबराते हैं तो वो हार्मोन वहां से निकलता है। देखो किडनी का काम क्या है, प्रोसेसिंग करना, पर यहाँ से वो हार्मोन रिलीज होता है जो लीवर को इंस्ट्रक्शन देता, भैया थोड़ा ग्लूकोज ज्यादा छोड़िए, ग्लूकोज की बहुत नीड है। तो इनका प्रोडक्शन का साइट ग्लैंड का अलग हो सकता है, और जहां पर एक काम दिखाएंगे या इफेक्ट करेंगे वो लोकेशन बिल्कुल अलग हो सकता है। ठीक है ना। सो दे एक्ट ऑन द स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स। ये ऐसा नहीं कि किडनी पे, किडनी से हार्मोन्स निकले तो किडनी के ऊपर ही काम करेंगे, तो हार्मोन का फंक्शन टोटली डिफरेंट रहता है। तो वो ये क्या करते हैं, दे कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड इट्स ग्रोथ। जैसे हम बचपन से बूढ़े से जवान होते हैं, हमारी बोन्स का साइज बढ़ता है, मसल्स का साइज बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अभी ग्लैंड क्या होता है, इट इज स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, जो जस्ट केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है। इट इज मेड ऑफ स्पेशल सेल्स, और आप इसको टिश्यूज कह सकते हो। इन जगह इसका प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन करके वहां से रिलीज होता है। ठीक है। अब ग्लैंड भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, ग्लैंड दो तरह के होते हैं। सॉरी कॉल आ गया, इस पे भी कॉल आता है, आज मैं दूसरे फोन से कर रहा हूँ, वहां पर भी कॉल आ जाता है। ठीक है। तो ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। जब एक्सो जो वर्ड होता है वो एग्जिट से बनता है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज जो कहीं एग्जिट होती है। ठीक है। एंडोक्राइन मतलब एंटर। एंडोक्राइन में वर्ड पकड़ता हूँ एंटर वर्ड से। एंटर मतलब जो ब्लड में एंटर होता है। ठीक है। तो अब दोनों को पढ़ते, दोनों होते कैसे हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वहां से जब हार्मोन रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड या लिम्फ में आता है। वो जो हार्मोन रिलीज होंगे, अगर समझो जो हार्मोन है, अगर वो एंडोक्राइन ग्लैंड से आएगा वो डायरेक्ट ब्लड में आके गिरता है और ब्लड से पूरी बॉडी में पहुंचता है। एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं गिरता। जैसे हमें देखो पसीना आता है, ठीक है, तो पसीना आके कहाँ से, हमारी बॉडी से निकल जाता है, वो एक डक्ट बनता है, वहां डक्ट से हमारा पसीना बाहर निकल जाता है। तो जहां पर डक्ट फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो डक्ट इज ऑफन प्रेजेंट, यहाँ पर डक्ट नहीं होता। ठीक है। जस्ट होल से कोई चीज ब्लड में गिर जाएगी तो वहां डक्ट पाइप की जरूरत है। डक्ट मतलब एक पाइप होती है। ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट रहता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड द सिक्रेशन ऑफ इज प्योर डायरेक्टली ओवर द टारगेट टिश्यू। समझो टारगेट जहां पर है, ये उधर ही हार्मोन आपका गिरेगा, किसमें, एक्सोक्राइन ग्लैंड में, क्योंकि वहां पर डक्ट होता है। आपको देखो नीचे एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्लैंड है जहां से हम हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है। और यहाँ से इसको इस पाथ से स्वेट हमारा निकल जाता है, ये डक्ट है, और यहाँ से हमारा स्वेट बाहर निकल जाता है। ठीक है। एक्सोक्राइन में, एंडोक्राइन में कैसा होता है, ये आपका ग्लैंड है, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंदर हार्मोन फॉर्मेशन चल रही है। ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये आपका ब्लड आता है, ब्लड कौन सा है, विदाउट हार्मोन्स। यहाँ से जो ब्लड आपका एंट्री कर रहा है यहाँ पर, इसमें हार्मोन प्रेजेंट नहीं है। और ये जब ब्लड आर्टरीज इसकी ऐसे यहाँ से जाती है, मतलब ठीक है, इसके आसपास घूम के जब जाती है तो क्या होता है, यहाँ से इसमें ब्लड में, ये इसमें अंदर प्योर कर देता है, मतलब इसके अंदर डालना स्टार्ट, हम कचरा डालते हैं ना कचरे वाली गाड़ी में, उसी तरह हार्मोन्स इस ब्लड वेन्स में आगे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, फिर आगे ब्लड जाता है। अब इसमें हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो ये देखो यहाँ पर एक डक्ट बनाया था, यहाँ पर डायरेक्ट डंप किया जाता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है। द सिक्रेशन इज एंजाइमेटिक, लुब्रिकेशन और एक्सक्रीटरी। ठीक है। जैसे आप देखते हो कि पेनक्रियास जो होता है वो कई सारे एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है वहां पे एंजाइम्स निकलते हैं। आप देखो म्यूकस भी रिलीज होता है, आपका एचसीएल रिलीज होता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और एंडोक्राइन से मेनली आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन से जो सिक्रेशन होता है वो ब्लड के थ्रू जाता है और अपने टारगेट, इसका टारगेट टिश्यू कहीं दूर होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, उसका टारगेट टिश्यू कहीं दूर होता है। ठीक है। अंडरस्टूड। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
एनी डाउट टिल हियर? अगर क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, बट अननेसेसरी किसी का माइक ऑन है आज भी। अक्षता माइक ऑफ करो आपका, अगली बार माइक ऑफ ऑन मिलेगा तो आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। सर देन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी, आप ऐसा कह सकते हो। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है अथर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमारी बॉडी में अभी हमने आपको क्या बताया, कोमल बेटा ऐसे मत करो, सॉरी सर। यस ठीक है। अभी हमने दो तरह के ग्लैंड्स पढ़े, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के ग्लैंड होते हैं, तीन, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये दोनों तरह से एक्ट करते हैं। ये एक्सोक्राइन भी एक्ट करते हैं। सॉरी एक बार वन नोट मेरा बंद हो गया, वापस स्टार्ट होगा, 1 सेकेंड। इनको थोड़ा जोर से चला देता हूँ तो वो बंद हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो ड्यूल फंक्शनलिटी की रहते हैं, उसमें दोनों काम होते हैं। वो कभी कभी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। रखना, ये तीन बहुत पर्टिकुलर होते हैं, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज। एक्सोक्राइन क्या है, जहां पर डक्ट से आपके एंजाइम्स दिखते हैं, और एंडोक्राइन मतलब जो अपना हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है। अब तीनों का फंक्शन पढ़ लेते हैं। पेनक्रियास हम सबने सुना था जब डाइजेशन हमने प्रोसेस पढ़ा था। तो पेनक्रियास दो काम करता है, ठीक है, जहां पर ड्यूल काम आता है, समझो उसको डबल एक्ट करना पड़ता है। तो पेनक्रियास क्या करता है, एक तो ये इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ये रिलीज करता है किसमें, डायरेक्टली ब्लड में। इस इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। तब ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है। कौन, पेनक्रियास। ठीक है, ये हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज करता है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जब ये पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है तब ये डक्ट की, आप देखो एक डक्ट होता है पेनक्रियास से जो जाकर कनेक्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है ना। उस डक्ट आपका जाता है और वो आपके जो जूस होते हैं वो पेनक्रियास कहाँ पर पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, है ना। तीन तरह के जूसेस निकलते हैं, आप लोग पढ़े थे, पेनक्रियास, एमालियास, ट्रेप्सिन, पढ़े थे आप लोग, याद है। तो उस टाइम ये एक्ट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। तो यहाँ पर डक्ट फॉर्मेशन भी होता है और ये डायरेक्ट आपका ब्लड में भी रिलीज करता है। तो दैट्स वाई ये जो पेनक्रियास ग्लैंड होता है ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। सेकेंड आपका होता है टेस्टिस, ये केवल मेल में पाया जाता है। इसके इसके भी दो काम है। ये जो हार्मोन रिलीज करता है इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है। और इसका दूसरा फंक्शन होता है स्पर्म को रिलीज करना, जो डायरेक्ट आपके डक्ट में रिलीज होता है, मेल में पाया जाता है। थर्ड आपका होता है ओवरी, ये केवल फीमेल में पाया जाता है। ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक को बोलते हैं ऑस्ट्रेजिन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है। और ओवा जो एग होता है उसको रिलीज करता है डक्ट की फॉर्म में। तो ये तीन आपके ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की तरह बिहेव करते हैं। एक्सोक्राइन मतलब डक्ट की फॉर्म में रिलीज करना, एंडोक्राइन मतलब डायरेक्ट ब्लड में उसको रिलीज करना। तो हमारी बॉडी में तकरीबन 9 या 10 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। अब हम हर एक के फंक्शन पढ़ेंगे, वो बॉडी में किस लोकेशन पर होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी से क्या दिक्कत होता है, ज्यादा हो तो क्या दिक्कत होता है, कम हो तो क्या दिक्कत होता है। तो एक ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स which produce various hormones is known as endocrine system or hormonal system. These work in addition with the nervous system to coordinate our body की वेरियस एक्टिविटी। हम जो भी कई तरह के काम करते हैं ये तो नर्वस सिस्टम के साथ ही कोऑर्डिनेट करते हैं कोई भी काम फंक्शन करने के लिए। तो आप आराम से लोकेशन देखो ब्लड में कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, फिर हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या क्या काम करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं,
इसको अपने पास स्टोर करने का काम करते हैं। जब नर्वस सिस्टम बोलता है भाई अब रिलीज कर दो, तब ये उसको रिलीज करता है, तब तक ये अपने अंदर उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं हमारे ब्रेन में। ये 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट आपका है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके साथ में है पिट्यूटरी ग्लैंड, और थर्ड आपका आता है पीनल ग्लैंड। ये तीनों आपके हेड में होता है, शोल्डर के ऊपर। 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं जो आपके ब्रेन के पास में, ये सेरेबेरम के नीचे रहते हैं। जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके नीचे तीनों पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनल ग्लैंड। उसके बाद हमारे थ्रोट पे 2 ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड, आप सब लोगों नाम बार बार सुना होगा, थायराइड और पैराथायरॉइड। ये हमारे कहाँ पर होते हैं, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ये वहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो विंड पाइप होता है वहां पर पाया जाता है थाइमस। ये सब आपको नाम याद रखना है। आपसे पूछा जाता है भैया आपका कौन सा ग्लैंड का क्या फंक्शन है, उसका लोकेशन क्या है, तो आपको नाम और लोकेशन अच्छी तरह पता होना चाहिए, और वो कौन से टाइप का हार्मोन रिलीज करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका पेनक्रियाज, ये आपके स्टमक के नीचे पाया जाता है, जो येलो टाइप का होता है। ठीक है, फिर आपके एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, ये आपकी किडनी पे पाया जाता है। किडनी, जो हमारी दोनों किडनी होती हैं, ये हमारी किडनी में पाया जाता है। ओवरीज फीमेल में पाया जाता है, टेस्टिकल्स मेल में पाए जाते हैं, ये भी उसी का पार्ट है, ओवरी का पार्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं जहां पर ये ग्लैंड्स रहते हैं। ये इसी लोकेशन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कुछ ब्लड में रिलीज करते हैं, कुछ डक्ट के थ्रू जाते हैं। तो द वर्किंग ऑफ द endocrine glands is controlled by our nervous system. They act as a messenger between nervous system and organs. तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की डिफरेंट डिफरेंट नीड होती है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अब नर्वस सिस्टम कौन बॉस बन जाता है, तो ऑर्गन्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं भाई हमको जरूरत है, तो क्या करते हैं, तो ये हार्मोन्स रिलीज करते, कौन, ग्लैंड्स। और ये मैसेज कैसे जाता है, केमिकल के फॉर्म में जाता है। मुझे भूख ज्यादा लगी है तो नर्वस सिस्टम बोलेगा भाई जल्दी खाना खाना है, तो मुंह में क्या होगा, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, और हमको भूख लग जाती है, हमारे पेट में चूहे कूदने लग, बोलते पेट में चूहे कूदने लग गए, तो नर्वस सिस्टम मैसेज देता भाई भूख भूख लगी है, कुछ खाने पीने का टाइम आ गया है। अंडरस्टूड। तो आपको लोकेशंस पक्का पता होनी चाहिए, ग्लैंड का नाम पता होना चाहिए, और वो कौन से टाइप के हार्मोन रिलीज करता है आपको डेफिनेटली एग्जाम में एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू रहेंगे, ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम एक ग्लैंड का फंक्शन पढ़ेंगे कि कोई भी ग्लैंड कैसे एक्ट करता है। जैसे कोई भी कंडीशन जब क्रिएट होती है तो कोई भी ग्लैंड कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो एक ग्लैंड की एक्टिविटी से आप समझ जाओगे कि बाकी ग्लैंड कैसे काम करते होंगे। क्या यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, अंडरस्टूड यहाँ तक? चलो गुड। अब देखो, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कहाँ पर पाया जाता है, किडनी पे पाया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हमारा इमरजेंसी जो फोर्स आती है वो यहीं से आती है। ठीक है, दीज टू ग्लैंड से दोनों किडनी पे होता है, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ आवर बोथ किडनी, रिलीज हार्मोन, इस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन। ठीक है, जो ग्लैंड का नाम है, अगर आप ग्लैंड का नाम याद कर लोगे लगभग हार्मोन का नाम लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये किडनी के टॉप पे पाए जाते हैं। किडनी का जो लोकेशन होता है ना अपना, ये किडनी आपका ऐसा होता है बीन शेप का, ये समझो इसके इस लोकेशन पाए जाते हैं, यहाँ पर इस लोकेशन पे। ठीक है, दीज हार्मोन प्रिपेयर अवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। कब, इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है, हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, चोर ने अटैक कर दिया, कोई हमारा पर्स लुटना चाहता है, कुत्ता हमारे पीछे बढ़ गया, खतरा है, बहुत खुशी है ना, बहुत गुस्सा है, ये जैसी ये सब कंडीशंस हैं, इस जब हमें ये होता है उस टाइम ये हार्मोन, ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। ओ भाई ये तो भगवान से पूछना पड़ेगा मुझे, मैंने आपको कहा ना कि ये जहां होते हैं ये वहां एक्ट नहीं करते, और जहां नहीं होते वहीं पर एक्ट करते हैं। ये भगवान ने बनाया सिस्टम, हम नहीं कह सकते यहाँ पर क्यों होता है, इसका कोई ऐसा रीजन नहीं। साइंटिस्ट को बोलना पड़ेगा तुम एक काम करो, इसको यहाँ से उठा कहीं और लगा दो, ये बनाया हुआ है। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो ये दोनों ग्लैंड हमारे किडनी के टॉप पे होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी की एफिशिएंसी एकदम हाई कर देते हैं, कब, जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो मान लो कि इमरजेंसी कंडीशन लेते, कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, हमने स्टार्टिंग पढ़ा था डेंजरस सिचुएशन,
डेंजरस ही होती है, जिसको कुत्ते से डर लगता है उसके लिए तो डेंजरस होती है। तो मान लीजिए आपको एकदम कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, आपको लगा भैया आज तो रोड पे हम अकेले हैं और रोड पे दूर दूर कोई नहीं और हम अकेले अपनी जान खुद बचा सकते हैं, तब नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज कर देता है। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा किसमें, ब्लड में। तो जैसे ये ब्लड में हार्मोन रिलीज करेगा तो ये हार्मोन क्या करता है, अभी हार्मोन क्या क्या काम करेगा, हमारी हार्ट बीट को फास्ट कर देगा, हमारी ब्रीथिंग रेट को फास्ट कर देगा, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा मसल्स में। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो लीवर होता है वो हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज भेजेगा। जब ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, मतलब मैसेज किसको गया, लीवर को गया, दोनों मैसेज जाते हैं। जब नर्वस सिस्टम होता है वो दोनों को मैसेज देता है, किसको, एक एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है, भाई बॉडी को बोलो भागने का टाइम आ गया है, बॉडी को बोलो बस कुछ करने का टाइम आ गया है। और दूसरी जगह लीवर नर्वस सिस्टम क्या करेगा, लीवर को मैसेज देगा, भाई जल्दी से ग्लूकोज ब्लड में डाल दे। तो जैसे ही लीवर ने ज्यादा ग्लूकोज डालना स्टार्ट किया, ग्लूकोज स्टोर हो जाता, जो हम खाना खाते थे, जो हम डाइजेस्ट करते थे, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता था वो, क्योंकि सेल हर समय उसको यूज नहीं करते रेस्पिरेशन में, तो जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है हमारे लीवर कहाँ पर, जब हमारा हार्ट फास्ट बीट करेगा इसका मतलब ब्लड फास्ट फ्लो करेगा। खाना भी पहुंच गया, खाना खाती एनर्जी मिलेगी और हम तेज भागना स्टार्ट करेंगे। नर्वस सिस्टम हमारे माइंड लेग को बोलेगा अरे जल्दी भाग। तो ये सब एक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेट होती है। आवाज नहीं आ रही मेरी, भाई और बहनों मेरी आवाज आ रही है सबको, हमारा आर्यन कर रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। ओके अभी ठीक है, चलो गुड। किसी किसी का आपका अगर बीच का नेट अगर फ्लक्चुएशन होता है ना बच्चा, तभी हो सकता है। ठीक है, ओके। हाँ सम टाइम इट लाइक्स, कभी कभी वही बोला, अगर आपके यहाँ पर नेट का इश्यू है तो ये समस्या आती है बच्चा। ओके, तो आपको समझे क्या क्या हुआ, नर्वस सिस्टम ने 3 काम किए। सबसे पहले उसने रिफ्लेक्स एक्शन में पैर को बोला जल्दी भाग, तो पैरों ने भागना स्टार्ट किया। अब भागने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो लीवर ने किसको बोला, नर्वस सिस्टम ने किसको बोला, इंडिकेट किया लीवर को, जल्दी से ग्लूकोज ब्लड में डालो। उसने ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड पहुंच जाएगा सेल पे। अब क्या है, ब्लड भी पहुंचना चाहिए, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, तो ब्रीथिंग भी फास्ट होगी। तो सब ये पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऑल दीज एक्शंस ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ एनर्जी इन बॉडी वेरी वेरी क्विकली, बहुत फास्ट। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी हेल्प अस टू फाइट एनी काइंड ऑफ डेंजर। ठीक है, आप कभी देखो जब आपकी लड़ाई होती है तो आपको खुद ही नहीं पता लगता यार मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से है कि मैंने उसकी इतनी पिटाई कर दी। तो वो कहीं ना कहीं आपके ये एड्रेनल हार्मोन की अच्छी बात है। जो लड़के एकदम शांत रहते हैं, जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, उनको कुछ भी कह लो इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्मोन का डिफेक्ट है, भैया उसको गुस्सा ही नहीं आता है। किसी को बहुत गुस्सा आता है इसका मतलब उसमें से हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। तो हार्मोन का ज्यादा रिलीज होना भी खतरनाक होता है, कम रिलीज होना भी खतरनाक होता है। एकदम शांत भी नहीं रहना कि कोई अपने को 10 थप्पड़ मार के चले तब भी हम शांत बैठते हैं, और इतना गुस्सा भी नहीं करना हमारी सबसे दोस्त चीज है। वी हैव टू बी सम हाउ। सर तुक्का लगने कह सकते हैं क्या इसको, मतलब सर तुक्का लगना, समझा नहीं विवेक क्या बात है, तुक्का लगना मतलब, ठीक है आप समझ गए मतलब, ये हार्मोन क्या करता है, हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एक केमिकल, एक तरह हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है, ये मैसेज देते हैं फटाफट। सर कैन वी कंट्रोल इट, द हार्मोन सीक्रेशन, नो यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ये हमारे बॉडी में कहीं, ये बॉडी का इनबिल्ट सिस्टम होता है। ठीक है, कि कितने हार्मोन कब रिलीज होंगे। आप देखो किसी किसी हाइट बहुत लंबी हो जाती है, इसका मतलब उसका एक पर्टिकुलर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से हार्मोन रिलीज होता है। अब किसी किसी अगर खुद डिफेक्ट हो जाएगा तो हार्मोन की निकलने की क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई, जिसकी कम हो गई वो छोटा रह जाएगा, जिसकी ज्यादा होगी वो बढ़ जाएगा। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता है, ये अपने आप भगवान ने सिस्टम बनाया। ठीक है, संध्या बेटा, चलो। द कंप्लीट कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बॉडी इज अचीव्ड बाय बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक्ट करने को बोलता है, नर्वस सिस्टम, सर तो
जैसे किसी को ज्यादा गुस्सा आने के बाद कोई कोई लोग ब्राह्मण के पास शांति के लिए क्यों जाते हैं? हाँ, ये एकदम आपका उचित प्रश्न है, इसको क्लास के बाद इसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ाई की बात करेंगे, इसको हम क्लास के बाद लेंगे प्रश्न कि हमें क्रोध आता है उसकी शांति कैसे करवानी चाहिए। यस, चलो। अब ये सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है एंडोक्राइन का? द मेन सेंटर इन द body for the coordination of two system are hypothalamus and pituitary gland। ये दोनों कहां पर पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मेनली लगभग सबको एक्चुअली यहाँ पर कंट्रोलिंग होता है, हमारा दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है ना, तो यार कहीं ना कहीं इसमें कुछ छुपा है, पर अभी तक उसको लोग ढूंढ नहीं पाए हैं कि ये ऐसे क्या एक्ट करता है, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस ये ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तू रिलीज कर। तो समझो कहीं ना कहीं जो चीज छुपी है ना, वो हाइपोथैलेमस में छुपी हुई है। जो बॉडी का नीचे का पार्ट है वो देखो तो वो तो क्या है, आर्मी है। हमारे हाथ, हमारा माइंड बोलता है घुसा चलाना है तो घुसा चलाता है, हमारा माइंड बोलता है इससे कुछ काम करना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव काम ही करता है। हमारे लेग को बोलेंगे चलना तो चलना। तो कहीं ना कहीं सब चीज दिमाग से कंट्रोल होती है। और दिमाग में भी खासकर जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको अभी तक हम या तो 10th की क्लास के लेवल पे नहीं है, हो सकता है फ्यूचर क्लासेस में आपके लेवल पे हो, तब की बात अपन तब करेंगे। तो अभी जितना पढ़ना अपन उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो द हाइपोथैलेमस टिश्यू ग्लैंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रीजन्स। कहीं ना कहीं यही है जो सब कुछ काम कंट्रोल करता है, ठीक है। फ्रॉम द रीजन फ्रॉम द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन आती है। हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स सारी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजते हैं? नर्वस सिस्टम और ब्रेन के पास। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, इसको ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिसीव करता है, ठीक है। और इस रिसीव के बाद अपने हार्मोन्स किस में रिलीज करता है? ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस भी देता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन भी देता है। जो इसको इंफॉर्मेशन मिलती है, दिस इज पास ऑन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय विच इट ओवन सिक्रेशन। ये जो अपने हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है, जो अपने हार्मोन रिलीज करता है, ये रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है, चल भाई कुछ काम करने का टाइम आ गया, ठीक है। एंड दीज रेगुलेट अदर एक्टिविटीज ऑफ द अदर ग्लैंड्स। तो कहीं ना कहीं ये है जो कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने वाला है, पर आपके 10th के सिलेबस में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाने को मना किया गया। आप ज्यादा पढ़ लोगे आप बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, या 11th में पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, पहले हम उसको पढ़ेंगे, ओके जी। अब हम हर एक ग्लैंड के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 8 या 9 ग्लैंड है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आपने लोकेशन सबने देख लिया, आपके लोकेशन सबके दिमाग में है, अब उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। फर्स्ट वाला कौन सा है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। द फंक्शन इज टू रेगुलेट और कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब आपकी हाइट छोटी होगी या बड़ी होगी, इसको ये कंट्रोल करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है तो हार्मोन्स को रिलीज करता है, पर उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? उसको हाइपोथैलेमस टिश्यू जो ग्लैंड होता है वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, इट इज जस्ट प्रेजेंट बिलो द ब्रेन। ब्रेन के एकदम नीचे जो अपना सेरेबेरम होता है उसके नीचे रहता है, फोर ब्रेन के एकदम नीचे, छत के नीचे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली बहुत सारे एक एक हार्मोन रिलीज नहीं करता, ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ से इंस्ट्रक्शन इसको आती है और ये सबको इंस्ट्रक्शन देता है। अभी आपको नीचे डायग्राम दिखाऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कहाँ कहाँ पर काम करता है। सर मेरी हाइट छोटी, कोई इशू नहीं, थोड़ा ये तुमको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, ग्रोथ हार्मोन वाला, ठीक है। चलो, इट सीक्रेट ए नंबर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई सारे हार्मोन रिलीज करता है। वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। हाइट इसी से बंदोबस्त होती है। विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ग्रोथ मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड मसल्स। टू मच और टू लेस सिक्रेशन इफेक्ट द हाइट ऑफ द ह्यूमन बींग। तो कहीं ना कहीं आर्यन ये इसकी गड़बड़ से है। ये तेरा जो हाइपोथैलेमस है ना, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छी तरह मैसेज नहीं दिया, या जिसकी भी हाइट छोटी है या जिसकी हाइट बहुत बड़ी है। हमारे अथर्व सिंगटी की हाइट बहुत बड़ी है। वो कहता सर, जब जब बीच में ऑफलाइन चालू हुआ था 9th क्लास में, तो अथर्व कहता था सर मेरे पैर आपकी क्लास की बेंचेस में रहती है, बेंचेस बहुत छोटी हैं, है ना अथर्व? यस। तो अथर्व की हाइट 6 मेरी से भी 6 फीट ऊंची है, और हमारा आर्यन बोलता है उसकी हाइट छोटी है, विशाल की हाइट छोटी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पिट्यूटरी, तो इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दोष है, ठीक है। तो देखो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा दिखता है, ये देखो हर जगह एक्ट करता है, ये हर एक ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपको मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइपोथैलेमस
इंस्ट्रक्शन किसको देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है। तो अपने पास से क्या करता है, ये हर एक को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तरह से बीच में मैनेजर का काम करता है। बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस। सर ट्रांसफर नहीं ले सकते ना भाई, ये ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, ठीक है। बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस। मैनेजर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस किसको इंस्ट्रक्शन देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड हर जगह इंफॉर्मेशन देता है, हर जगह एक्ट करने का। वो देखो, किडनी को मैसेज दे रहा है, यहाँ पर हमारा एड्रेनल टिश्यू आ गया। ठीक है, हमारे स्किन में जो स्वेट होता है, इसको मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी बोन बढ़ेगी, मैसेज कौन देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी मसल बढ़ेगी, मैसेज कौन देता है? तो इन पर्टिकुलर मसल्स को एक्ट करने के लिए जो भी ग्लैंड होते हैं, उनको जो एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट करने का काम करता है। अंडरस्टूड? तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। समझो ये हार्मोन, 1 सेकंड, कोई कॉल आ रहा है। यस, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? सबको मैसेज पास ऑन करता है, और वो पर्टिकुलर, जैसे इसने किडनी को मैसेज दिया, ठीक है, नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस किसको मैसेज दिया? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपने एक हार्मोन रिलीज किया, वो जाता है एड्रिनल के पास, और वो एड्रिनल टिश्यू जो होता है उसको एक्टिवेट करता है। किडनी का वो जो टिश्यू होता है उसको एक्टिवेट करता है, भाई तुम काम करना स्टार्ट करो। तो इस तरह से पूरा फंक्शन कहाँ से होता है? आपका ब्रेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका ग्रोथ हार्मोन है। अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन कम है तो आप छोटे रहे होगे। लाइक आर्यन बोल रहा है मेरी हाइट छोटी है, और अगर आपके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होंगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, जैसे 18 सेंटीमीटर की हाइट है। ओके जी, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट क्लियर? हमारे 2 ग्लैंड होंगे, अब 3-4 ग्लैंड और बाकी है बस। 1 सेकेंड। हमारे अमित ने क्या पूछा? सर आवर हार्ट स्टार्ट टू पंप वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन। यस बच्चा, एकदम सही बात है। So what does activity hypothalamus do? It give instructions बच्चा। ये बॉस है, बॉस कोई काम नहीं करता, ये केवल इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। और किसको इंस्ट्रक्शन देता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है, भाई बाकी ग्लैंड्स को बोलो अपना काम काज करना स्टार्ट करें। जैसे अब जब हाइट बढ़ती है, हाइट आप देखो हमारी एज कब तक बढ़ती है? हमारा 18-20 साल के होते तक हमारी हाइट बढ़ती है। उसके बाद अब हाइपोथैलेमस टिश्यू थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भाई उसको बोल, इसको ग्रोथ, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ग्रोथ हार्मोन होता है, बोला अब तुम्हारा प्रोडक्शन बंद कर दो, अब हाइट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको ग्रोथ हार्मोन की हमको जरूरत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है। उसका काम केवल इंस्ट्रक्शन देने का है। वो अलग अलग टाइप के वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है संध्या? चलो गुड। थर्ड आपका है थायराइड ग्लैंड। थायराइड मतलब कहाँ पर पाया जाता है? थ्रोट के पास पाया जाता है। थायराइड मतलब थ्रोट के पास पाया जाता है। थ्रोट पे दो ग्लैंड होते हैं, एक थायराइड होता है, दूसरा पैराथायराइड होता है। ये हमारे जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ये ग्लैंड दोनों वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो दिस ग्लैंड अटैच टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी, मेक हार्मोन्स नेम एज थायरोक्सिन। इस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। इसमें आयोडीन होता है। वो कहते हैं ना आयोडीन खाना चाहिए, नमक।
नहीं तो गोइटर हो जाता है, ये सेम चीज वही है। तो द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट, प्रोटीन, बट सम स्पेशल एक्सरसाइज ग्रो सम हाइट नाउ। हाँ भाई, वो स्पेशल एक्सरसाइज आप करते हो तो वो आपके, एक तरह से आप समझो क्या कह रहे हो, आप उसको एक्टिवेट कर, एक लेवल के बाद तो हाइट नहीं बढ़ेगी, ये याद रखना। यस, जितना तुम्हारी हाइट है ना उतनी ही बढ़ेगी। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, आप उसको झूले पे लटकाते हो, है ना, वो ऊपर पाइप पकड़ के लटक जाता है, उससे उसकी हाइट फास्ट फास्ट बढ़ती है। लेकिन एक बार 18-20 साल का हो गया, फिर तुम उसको कितना ही खींच लो, उसको दो रस्सी से बांध के खींच लो, नहीं बढ़ेगा। ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा बीच से। ठीक है, तो एक हाइट तक, एक लेवल तक हाइट बढ़ती है, उसके ऊपर नहीं बढ़ती। आप पहले एक्टिवेट कर लो हार्मोन्स को या बाद में एक्टिवेट कर लो, पर वो हाइट, एक हाइट के बाद ऊपर नहीं बढ़ते। ठीक है जी। ठीक है, अब देखो इस थायरोक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, हमारे ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ये कितनी फास्ट डाइजेस्ट होंगे, ये कितनी फास्ट रेस्पिरेशन, जो सेल्स में रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब उसका कितनी जल्दी आप कंज्यूम करते हो, तो वो कंजम्पशन का जो रेट होता है वो फास्ट कौन करता है, ये थायरोक्सिन करता है। तो उसको कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट कितने देर में डाइजेस्ट होगा, फैट कितनी देर में डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कितनी देर में डाइजेस्ट होगा। ठीक है, डाइजेशन, किसी का डाइजेशन खराब होता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये थायराइड ग्लैंड से, ये जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन हमारे फूड में होना जरूरी होता है। आयोडीन नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरोक्साइन हार्मोन। तो जो आदमी आयोडीन कम खाता है, ज्यादा भी खाना डेंजरस होता है, नहीं कि कल से पूरा सिर्फ आयोडीन आयोडीन अपन खा रहे हैं, नहीं। ये कम खाना भी डेंजरस होता है, ज्यादा खाना भी डेंजरस होता है। अगर कम होगा तो ये बीमारी होती है गोइटर करके, हमारा जो गला होता है वो ऐसा फूलने लग जाता है और ऐसा बन जाता है, ऐसा दो दो गले हो गए इसके, देखो अभी, तो ऐसे फूल जाता है। ये कब होता है, जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी होती है। तो ये हमारा, देखो यहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड थे, तो ये एरिया बढ़ने लग जाता है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। और हमारी गर्दन के बाद जो हमारा विंड पाइप जहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वहां से एरिया पूरा फूल जाता है। इसलिए खाने में नमक होना चाहिए, नमक में आयोडीन होना चाहिए, बट उसकी मात्रा ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में, इसी ग्लैंड के साथ में होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये छोटे छोटे से 4 ग्लैंड्स होते हैं। एनी क्योर फॉर इट बच्चा, वही चीज, आप वही सेम चीज है, आप अपना क्या कहते हैं, मतलब नॉर्मल डॉक्टर बोलता है, फिर थायराइड के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं आपको, आपको आयोडीन लेना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। इससे बेटर हम बचपन, देखो इंडियंस को समस्या ज्यादा नहीं आती है, आप कभी ध्यान दो, क्योंकि इंडियन हर मसाला खाता है। कोविड में भी इंडिया बहुत सेफ रहा है इसी वजह से, तो हमारा डाइट बहुत अच्छा होता है। तो खाने में आप जो नमक खाते हो, जो आप सब्जी खाते हो, जो आपकी माँ सब्जी में जो नमक डालती है, दैट इज सफिशिएंट ओनली, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ, घरों में आप जो नमक खाते हो ना, आप उस नमक को बदल सकते हो तो बदलो। आप जो व्हाइट नमक खाते हो ना, एक्चुअली वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको कौन सा नमक खाना चाहिए, वो ब्लैक सोल्ट खाना चाहिए, जिसको सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। मैंने कई सालों से सेंधा नमक, यस, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो मैंने खाना स्टार्ट किया। तो आप लोग भी देखिए, अगर आपके किचन में अगर ये व्हाइट सॉल्ट अगर चेंज हो जाए ब्लैक सॉल्ट में, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये व्हाइट सॉल्ट होता है ना, ये समय के साथ, जहां तक मैंने सुना, ये हड्डियों को गलाता है, हमारे अंदर बुढ़ापा जल्दी आता है ये व्हाइट सॉल्ट से। इसलिए हमको ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट नेचर से, जो पत्थर होता है, पत्थर एक तरह से पत्थर ही होता है, ये डायरेक्ट नेचर से मिलता है। अब देखो, जो ये व्हाइट नमक बनाते हैं, इसको बनाना पड़ता है, अपन सनी इवेपोरेट होता है, वो नीचे नमक छोड़ देता है, उसका भी प्रोसेसिंग भी होता है। ठीक है, जबकि जो रॉक सॉल्ट होता है प्रोसेसिंग नहीं होता, ये डायरेक्ट आपको नेचर से मिलता है। आप उसको क्या करते हैं, सिंपल पीस करके मिला के पैकेट में बना के बेचते हो, इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। सर हमारे सारे डिश में नमक होता है, हमें बोला, इसलिए आपको अलग से नमक खाने का जरूरत नहीं पड़ता। सर इज टाटा रॉक सॉल्ट गुड, कोई भी रॉक सॉल्ट आपका गुड है, एनी रॉक सॉल्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या होता है, जो चट्टान होती है, रॉक होता है, इसको जस्ट पीस के पैक करके भेजा जाता है। और जो व्हाइट सॉल्ट होता है, इसको अच्छे मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमको अलग से खाने की जरूरत नहीं। बाहर के लोग मसाले, बाहर के लोग एकदम वो सब्जी उबाल के खाते हैं, बताओ ऐसे से यार, वो केवल ब्रेड से काम चला लेते हैं। हमारे तो हर चीज में नमक पड़ता है, हम आटा गूंथते हैं उसमें भी देखो नमक डलता है, हम जो राइस बनाते हैं उसमें देखो नमक डालते हैं, हल्का सा टेस्ट। अगर आप राइस को जब सिर्फ उबालोगे, आपको उसमें टेस्ट नहीं आएगा, फिर आपको एकदम फीके फीके लगेंगे।
आप उसमें हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो। हाँ, मराठी में इसको कड़ा नमक बोलते हैं। यस, गुड। व्हाई नॉट प्रोसेस्ड ऑन रॉक सॉल्ट? नीड नहीं होता आर्यन इसका रॉक सॉल्ट करने के लिए, तो ऑलरेडी वो मतलब वो जस्ट वो एज इट इज है, उसको सिर्फ आपको पीस के यूज करना होता है। अब हर चीज को प्रोसेस करके थोड़ी खाने की जरूरत है यार। जब हमको आम पेड़ पे टंगा मिल जाए, अब जो ही थोड़ी मार्केट से फ्रूटी खरीद के पियेंगे, है ना? सामने आम का पेड़ है, रसीले रसीले आम लगे हैं, उसको तोड़ो और पी लो यार। अब माजा पीने की जरूरत नहीं रहेगी ना अगर हमारे आसपास फ्रूट बहुत होंगे। ठीक है, चलो गुड। द फोर्थ वन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। दीज आर वेरी फोर्सफुल, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के साथ चिपके होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैराथायरोथोर्मोन, पैराथोर्मोन, बड़े नाम भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। ठीक है, पैराथोर्मोन ये काम क्या करता है? हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कंट्रोल करता है। ठीक है, वो ठीक होना चाहिए, कम ज्यादा होता है तो इसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड पाया जाता है हमारी नेक के नीचे और चेस्ट के ऊपर। ठीक है, दीज लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसके थोड़ा नीचे होता है, एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। आपको लोकेशन पता होनी बहुत जरूरी है। इट सीक्रेट द थाइमस, तो आपका ग्लैंड और हार्मोन का नाम भी सेम है, बार बार अलग अलग नाम देके फायदा नहीं होता ना, सेम नाम दे दो तो अच्छा है। तो थाइमस हार्मोन प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यूनिटी होता है, हमारे WBCs, हमारा लिम्फ सिस्टम में लिम्फोसाइट्स, तो ये हमारा सब किसके पार्ट है? ये हमारे फाइटिंग फोर्सेस है। तो इसको डेवलप करने का काम कौन करता है? थाइमस हार्मोन करता है। ठीक है, अब देखो कहां पर है? चेस्ट के ऊपर, गले के नीचे है, पर कहां पर एक्ट करता है? ब्लड में एक्ट करता है। कहां पर एक्ट करता है? लिम्फ में एक्ट करता है। आपके जो WBC बनते हैं, ये सब बनते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थाइमस ग्लैंड क्या करता है? इट इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रंस बट श्रिंक आफ्टर पवर्टी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में इसका साइज बड़ा होता है, पर जैसे हमारी एज ग्रो होती है इसका साइज थोड़ा छोटा होता चला जाता है। इसलिए कहते हैं हमारी बचपन में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो हमारी बुढ़ापे में डेवलप नहीं होती। इसलिए देखो हमारी समय के साथ साथ में हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। आप देखो अभी अगर कोविड का असर है, जो फर्स्ट लहर आया तो उसमें सबसे इफेक्ट गए थे जिन ओल्ड एज वाले थे, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। सेकेंड वेव में जो 30 से मतलब 20+ लोगों का इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता। बच्चों का इफेक्ट क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि उनमें ये थाइमस ग्लैंड लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो मैक्सिमम हार्मोन ये रिलीज करता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बना के रखता है, मजबूत करता है। इसलिए बच्चों को कोई बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती है। भगवान ने बच्चों को बनाया ही ऐसा। तो जब तक हम बच्चे होते हैं ना, हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है। लेकिन जैसे हम बड़े होते आते हैं, हमारी घर पे एक पिटाई सुताई सब होती है। जब बच्चा 1-2 साल का होता है, देखो उसकी पिटाई नहीं होती। पर जब बच्चा वही वही गलती बच्चा, जैसे बच्चा जब छोटा बच्चा होता है, वो जब सुसु करता है बेड पे, तो टीचर कुछ कहते, पेरेंट्स कुछ कहते नहीं कहते। पर जब बच्चा बड़ा होकर सुसु करता है तो खूब पिटाई होती है। तो बड़ा होना भी कई बार डेंजरस होता है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड जब बड़े होते तो इसका साइज छोटा होता जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिफ्थ ग्लैंड तक आपने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट आपका ग्लैंड है पेनक्रियास ग्लैंड। हर्षद, आज तो आपको क्लास नहीं है ना? हर्षदा, आज तो आपका क्लास नहीं है बच्चा? हाँ, वही बड़े होने में पिटाई बहुत होती है। जैसे छोटे बच्चे थे, आप छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे थे अपने पिताई के ऐसे पूरे बाल खींचते थे, चश्मा लेके पहन लेते थे, चश्मा लेके फेंक देते थे। थोड़े बड़े हो जाओ फिर कर देते तो अच्छी कुटाई होती है। ये इसी का असर होता है। चलो, पेनक्रियास इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक। कहाँ पर पाया जाता है? स्टमक के नीचे पाया जाता है। ओके, इट्स सीक्रेट। चलो एक बार सब अटेंडेंस दे दो फटाफट अभी, क्योंकि अपने 6 बच्चे हैं, 6 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा, 9 बचा है और फीडबैक बचा। बस 15 मिनट और लगेंगे अपनों को। एक बार सबसे पहले अटेंडेंस दे दो, कहीं अटेंडेंस ना मिस हो जाए। अटेंडेंस देने मेरे हीरो बहुत फास्ट है। गुड यार। चलो गुड। तो पेनक्रियास हमने पढ़ा था, ये कहाँ पर पढ़ा है? स्टमक के नीचे पाया जाता है। इट्स सीक्रेट इंसुलिन, ये इंसुलिन हार्मोन होता है, ये हमारे डायरेक्ट ब्लड में इसको सीक्रेट मतलब सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है? टू मेंटेन द शुगर लेवल इन अवर ब्लड। ठीक है, हम जो देखो हम जो खाना खाते हैं, आपने देखा जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो हमारे ब्लड में ट्रेवल करता है और वो कुछ पार्ट जाके लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, अब ये फूड एक्चुअल में क्या है? ग्लूकोज है।
तो ये बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट, शुगर का अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये अमाउंट बढ़ जाता है बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो अगर इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन क्या काम करता है, जो एक्स्ट्रा शुगर होता है, नहीं आज केमिस्ट्री का क्लास नहीं बच्चा, ठीक है, जो इंसुलिन होता है वो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो एक्स्ट्रा शुगर को खा जाता है, मतलब कंज्यूम कर लेता है, उसको डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, उसका मतलब इसको नॉर्मल भाषा में समझेंगे, वो एक्स्ट्रा शुगर को खा जाता है और अपने आप को भी नष्ट कर लेता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी होगी तो हमको डायबिटीज होती है। अभी देखो धीरे धीरे वर्ल्ड में डायबिटीज के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा जो हम ऊट पटांग खाते हैं ना, ये बहुत बड़ा रीजन होता है खाने का। क्योंकि हमारे जो भगवान ने जो हमारी बॉडी को बनाया ना, वो कैसा बनाया है, हम अगर घर पे अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगे ना, तो इंसुलिन जो बॉडी से रिलीज होगा वो उसके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। अब देखो आजकल हम चॉकलेट्स, केक, पिज्जा, बर्गर ही खाते हैं, इनमें शुगर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है। ये आप देखो जैसे हम 30+ जाते हैं, 25+, जब 30+ जाते हैं हम मोटे हो जाते हैं। ये मोटे होने का रीजन ही वही होता है कि हमारी बॉडी में जो फैट और कार्बोहाइड्रेट अच्छी तरह बर्न नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम जो इतना एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं, ठीक है, आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कभी इसके ऊपर कंटेंट पढ़ना, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, इसमें शुगर ज्यादा होती है, शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। जब हम ज्यादा शुगर कंज्यूम करेंगे तो क्या होता है, इंसुलिन, इंसुलिन का एक अमाउंट होता है, ठीक है, इंसुलिन का एक अमाउंट होता है, वो उतना ही इंसुलिन पर्टिकुलर रिलीज करता है बॉडी को। अगर हमारी बॉडी से इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो जाए हम कोमा में जा सकते हैं, याद रखना। इसलिए वो जो इंसुलिन होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट पे रिलीज होता है। अब अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शुगर हमारे ब्लड में आएगा तो इंसुलिन उसको डिस्ट्रॉय कर पाता है, कंज्यूम कर पाता है। पर अगर शुगर कंटेंट ज्यादा है और इंसुलिन प्रोडक्शन कम है तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में बिल्टअप होती जाती है, इसको कहते हैं कि डायबिटीज होगी। एक लेवल तो हमारी बॉडी उसको सस्टेन कर पाती है, उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति को हमेशा के लिए वो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज, मतलब उसकी बॉडी में शुगर का लेवल हमेशा ज्यादा रहेगा, कम नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे जो किडनी होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। किडनी की प्रोसेसिंग जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब डायबिटीज होती है तो समझो बाद में किडनी फेलियर भी चांस होता है। इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ, हमेशा खाइए, घर पे खाइए। ठीक है, केक भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, उसमें ज्यादा शुगर ऐड मत करो। चॉकलेट्स अवॉइड करनी चाहिए, बाहर के फूड, जंक फूड आप जितना अवॉइड करोगे खाना, आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी, आप उतने हेल्दी रहोगे, उतना आपका बॉडी फिट रहेगा। भगवान ने इस बॉडी को एकदम परफेक्ट बनाया। आप फालतू चीजें मत खाइए, आपका बॉडी हमेशा परफेक्ट, आपको बीमारी कम लगेगी। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर। हाई शुगर लेवल कैन कॉज मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। याद रखना, शुगर केवल ब्लड और किडनी को इफेक्ट नहीं करता, ये देखो कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, बड़ा करता हूँ ताकि आपके थोड़े ज्ञान खुले, तो आपका ध्यान से आप समझना चाहो तो आपको एक एक जगह देखो कहाँ का इफेक्ट करता है। अगर हमारा शुगर ज्यादा है तो आईज को इफेक्ट करता है, हमारा विजन कम होता है और हम अंधे भी हो सकते हैं। अगर जिस डायबिटीज मतलब सबसे खतरनाक, अगर कोविड तो चलो कैसी है कि मतलब 2 महीने 4 महीने एक 10-15 दिन एक्ट करता है, बट जिसको एक बार डायबिटीज हो जाती है ना, उसको जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती है, वो कंट्रोल में आना मुश्किल होता है एक बार जब वो कंट्रोल बिगड़ जाता है। ठीक है, उसको और बाद बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उसके आईज, देखो आईज पे इफेक्ट करता है, हमारे विजन कम होता है, हमारे ब्लाइंडनेस होता है, जम्स, जम्स के डिसीज होते हैं, हमारे दांत जल्दी गिर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ असर करता है, किडनी पे इफेक्ट करता है, हमारा फिल्टर फिल्टर कैपेसिटी कम होता है जो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है, हार्ट पे फर्क पड़ता है, 2x मोर लाइकली टू हाई ब्लड प्रेशर। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हार्ट डिसीज होने का चांस होता ही होता है। जैसे मेरे पिता को डायबिटिक है तो वो भी हार्ट पेशेंट है, तो नेचुरल है, जिसको डायबिटिक होगा उसको हार्ट की बीमारी होगी ही होगी। ठीक है, स्किन की बीमारी होती है, ड्राई स्किन, इची स्किन, फंगल इन्फेक्शन, ऐसे आदमी को बहुत जल्दी होता है। ऐसे आदमी को अगर चोट लग जाती है उसको ब्लड क्लोटिंग उसका जल्दी नहीं होता। ठीक है, उसको कोई बीमारी अगर पकड़ लेती है, वो बीमारी उसका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर आपका होता है, नर्व डैमेज, डायबिटिक ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है, किडनी का पार्ट है गॉल ब्लैडर, उसको भी डैमेज करता है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, फूड प्रॉब्लम्स, हमारे पैर दुखते हैं, हमारे पैर सूज जाते हैं। तो सोचो एक डायबिटिक बीमारी हमें कितनी जगह इफेक्ट करती है। इसलिए डायबिटिक बहुत डेंजर बीमारी होती है। इससे बचने का एक ही तरीका होता है, बाहर का खाना जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए,
आपको डायबिटीज होने का, हाँ अगर किसी को पेरेंटल चली आ रही है, ये बीमारी कैसे होती है, पेरेंट्स से भी ट्रांसफर होती है, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स से भी आपने ट्रांसफर हो सकती है। हो सकता है एक एज के बाद मुझे भी डायबिटिक दिखाई दे। मैं देखो, मेरा शुगर बहुत कम खाता हूँ, मैं मीठे से डरता हूँ, मैं मीठा ज्यादा पसंद वैसे भी नहीं करता, मेरे को पसंद ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। अब ये नहीं कि डायबिटिक होगी तब नहीं, मुझे वैसे पसंद नहीं है, ठीक है। तो बाहर का खाना अगर आप अवॉइड करोगे और अपनी लाइफ में 15 मिनट एक्सरसाइज करोगे, आपको डायबिटिक का मैक्सिमम 90% चांस है आपको डायबिटिक नहीं होगा। एक बार डायबिटिक ने आपने पकड़ लिया तो समझो आपको बॉडी का हर बीमारी जो आप सोच सकते हो, हार्ट का, मतलब आपकी किडनी का, अगर तो हार्ट और किडनी दोनों इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो भी चांस ऊपर जाने का, हार्ट इफेक्ट होगा तो भी जाने, बाकी तो अंधे होगा तो अलग बात है, पर एक डेंजरस होता है, इसलिए इस बीमारी से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी मोटापा आता है, ठीक है ना, ये मोटापा आपका साइन है डायबिटिक होने का, तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना सबसे जरूरी होता है। तो कॉमन डायबिटिक कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग डाइट्स, ठीक है, रेड्यूसिंग वेट, वेट आप कंट्रोल करते हो, आपका डायबिटिक कंट्रोल में आता है। डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, एटलीस्ट जैसे आप तो स्पोर्ट्समैन हो ना, बच्चे तो आप स्पोर्ट्स खेलते हो, इसलिए बच्चों को देखो, आपकी एज में डायबिटिक कभी नहीं होता, बहुत रेयर होता है भाई, पेरेंटल से किसी को आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हमारी एज में पहुंचोगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, हमारा डे एक्टिविटी कम हो जाता है। जैसे मैं अभी तकरीबन 7-8 घंटे से ऑफिस में चेयर बैठा हूँ, तो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमको सुबह घूमना चाहिए, दौड़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मेडिसिन, एक बार जिसको डायबिटिक हो गया ना, उसको मेडिसिन जिंदगी भर खानी पड़ती है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। एक बार अपना वो 10-15 दिन में फिर से उसको ब्लड अपना चेक कराना पड़ता है, वो मशीन लेके खरीदनी पड़ती है उसको, वो अपना शुगर चेक करता है, खाने से पहले शुगर चेक करेगा, खाने के बाद चेक करेगा। जिंदगी भर की बीमारी कब कंट्रोल हो सकती है, जब केवल बाहर का खाना खाना छोड़ दीजिए, आपका बॉडी, आप भगवान ने सिस्टम को इतना अच्छा बनाया है कि जो इंसुलिन रिलीज होगा ना, वो आपके शुगर को कंट्रोल करके रखेगा। अगर डायबिटिक हाई हो जाता है, ठीक है, मान लो कोई बंदा नेग्लेक्ट करता है इन सब चीजों को, उसका क्योंकि डायबिटिक भी धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एकदम शुगर शूटअप हो, धीरे धीरे शूटअप। मेरा एक दोस्त था, मेरी एज का, मेरा बैचमेट है, मेरा स्कूल मेट है, मैं आपको बताया भी था पहले, उसको भी वही हुआ, उसको अचानक से उसका किडनी फेल हुआ। रीजन क्या था, डायबिटिक, ठीक है, ये अचानक से शूटअप होता है। तो जब ये डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको डायरेक्ट इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। मतलब अब आपका बॉडी कैसा है, आपका बॉडी अभी इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, ठीक है, अब क्या करना, आपको डायरेक्ट इंजेक्शन ठोकने पड़ेंगे डायरेक्ट। सर वाइन विस्की एटीसी पाइन से मोटे होते हैं ना, ऐसी चीजों का नाम नहीं लिया करते, ये चीजें गलत है, इसके बारे में सोचना भी बेकार है। तू लेने की बात कर रहा, पिटाई करूंगा तेरी में, ऐसी चीजों से तौबा करके रहो, ठीक है। हाँ, गुड। बच्चों में ये हैबिट्स बिल्कुल, ये सोचना ही नहीं है तो पाप होता है, ऐसी नॉलेज लेनी भी नहीं है, ठीक है ना। गड्ढे, जहाँ गड्ढा दिखा ना, उधर जाना नहीं चाहिए। आपको स्मोकिंग से दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए, ड्रग्स से दूर रहिए, आपको कभी भी बीमारी टच नहीं करेंगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज की मेरी लगभग 39 ईयर्स है, मेरा रिकॉर्ड है आज तक का, मैं आज तक हॉस्पिटल में भगवान की कृपा से मैं आज तक एडमिट नहीं हुआ, आज तक। किडनी स्टोन एक बार हुआ था मेरे को 2005 में, पर वो जस्ट मेडिसिन लिया था, पानी पिया था, ठीक हो गया था। और आज तक मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट, मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो आपकी एज नहीं है बेटा जी, अभी आपकी एज नहीं हुई है, तो जैसे हमारी एज बढ़ती तब आपको पता लगता है। तो वही आपको कह रहा हूँ, अगर आपकी हेल्दी, मैंने आज तक कभी नॉनवेज टच नहीं किया, मैंने आज तक कभी अल्कोहल टच नहीं किया, मैंने आज तक कभी स्मोकिंग टच नहीं किया, तो इससे हमारी हेल्थ के ऊपर फर्क दिखता है कि हम कितने हेल्दी होते हैं। तो आप लोग भी अगर सोचोगे ना कि आपको हेल्दी रहना है, ओ मीटू के बच्चे, अभी तेरा कोई उम्र नहीं है मीटू कर रहा, पिटाई खाएगा तुम्हारी। तो वही कह रहा हूँ, मैंने जब मैं आपकी एज में था ना, 9-10 की एज में, तब मैंने प्रॉमिस किया था अपने पिताजी को कि मैं इन सब चीजों को कभी भी टच नहीं करूंगा, और मैंने उसको आज तक टच नहीं किया, और आगे तो करूंगा ही नहीं कभी। मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि इन सब चीजों को कोई, ये सिर्फ हमारी बॉडी को डैमेज करती है। सोचो, देखो हमारे घर में कचरा इकट्ठा होता है, हम इसको कहाँ पर डालते हैं जाके, वो एक कचरे की गाड़ी आती है ना, वहां पर डस्टबिन डाल के आती है। समझो कचरे की गाड़ी 1 महीने नहीं आई, और वो कचरा आपके घर में है, तो क्या होगा, आपके पूरे घर में इतनी बैड स्मेल आ जाएगी, आपको पूरा घर में कीड़े कीड़े, मतलब अजीब से प्राणी आपके होने हो जाएंगे। अरे लोग पागल होते हैं प्रशांत, जो लोग लेते हैं, ठीक है, वो बहुत बेवकूफ लोग होते हैं, उनकी बुद्धि खराब होती है जो लोग लेते हैं, क्योंकि किसी ने उनको पढ़ाया नहीं ना कि इसके इतने इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं तुमको आज पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज इतनी डेंजरस होती है, जब तुमको डायबिटिक का इफेक्ट दिखाई देगा कि डायबिटिक हमारी बॉडी में कितना इफेक्ट करता है,
तो सोचो कि अब आपको खुद सोचना है, यार मेरे को मेरी बॉडी प्यारी। मैं आपको एग्जांपल क्या देता हूँ कि कचड़े की गाड़ी अगर एक महीना ना आए, अगर वो कचरा आपके घर में जमा तो आपकी घर की हालत खराब हो जाएगी। तो हमारी बॉडी कैसी होती है, हमारी बॉडी हमारा घर है, ठीक है। इसमें हम अगर ऊट पटांग चीजें डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा बॉडी खराब होता है, वो किसी न किसी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा ही करेगा। और फिर हम जो पैसा जो हमारी सेहत पे खर्च करना चाहते थे, वो पैसा हम डॉक्टर को जाके खर्च करेंगे। गॉट इट। इसलिए जितने आप बैड हैबिट से बच के रहोगे लाइफ में, उतने आप खुश रहोगे। आपका डॉक्टर का बिल हमेशा कम रहेगा। और डॉक्टर के बिल को अपने अपने ऊपर खर्च करना सीखो। ये बॉडी भगवान ने बहुत मेहनत से दी है। बट सर फिश आर गुड फॉर द आइज, ये सब फालतू बातें हैं। फिश आर गुड, बहुत सारी सब्स्टिट्यूट है। आप गाजर खाइए, गाजर भी अच्छा सोर्स होता है। किसी जीव को क्यों मारना, हमारी वजह से अगर किसी और जीव को नुकसान पहुंचे तो गलत बात है ना, ये क्यों नहीं सोचते। पर सर जिसे खांसी होती है अल्कोहल लेना पड़ता है, मैंने बहुत बार देखा है मेरे एक दोस्त को। वो तो कहता है शौक होता है, ठीक है, मेरे को भी खांसी होती है, कप सिरप ले लो ठीक हो जाता है, गर्म दूध पियो हल्दी डाल के, कब ठीक हो जाती है। दुनिया को बहाना चाहिए फालतू चीजें करने के लिए, ये रियलिटी होती है। कुछ को होता है हम ट्राई करके देखते हैं, हमारे कॉलेज में लोग होते थे, वो बोले हम ट्राई करके देखना चाहते हैं, वो ट्राई कर ऐसे करते हैं जिंदगी भर बिगड़ जाते हैं। तो डोंट गिव ट्राई। जब आपको आपको कोई फ्रेंड, जब बड़े हो जाओगे थोड़े, आपका फ्रेंड आपको बोलेगा एक बार ट्राई करके देखना, ये ट्राई अगर आपने कर लिया ना, समझो आप फंस गए हो। मुझे मौका मिला था, नॉनवेज खा ले, ये पी, बोले वो लोग मेरे को क्या बोलते हैं, तू पार्टीज में या दूध पीता, हम देख बैठ के ड्रिंक करते हैं, तू दूध, मतलब मैं दूध में खुश हूँ। मैं उनके साथ पार्टीज में जाता था। हम जब मैं कंपनी में काम करता था, तो हमारे जब बॉस हमारी मीटिंग वगैरह लेते थे, तो शाम को हमारी पार्टीज होती थी, तो वो सब बैठ के ड्रिंक करते थे, और मैं केवल जूस मंगाता दूध मंगाता था। मेरे को बोलते दूध पीता बच्चा, मतलब खुश हूँ मैं, आई एम हैप्पी विद माई मिल्क, ठीक है। अब पर आज उन लोगों को देखो, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है। तो हर कोई नहीं जानता ये उसको इफेक्ट कैसे करता है। ये भगवान ने जो बुद्धि दी है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, जो माइंड होता है इट इज स्टोर हाउस ऑफ आवर थॉट्स, और इसमें इंटेलिजेंस होता है, वो आपको बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ऐसे लोगों की बुद्धि पहली खत्म हो चुकी होती है, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। नेचुरल फूड, सर लोग बोल रहे थे कि इस बियर से कोरोना नहीं होता, ये सब फालतू की बातें बोलते रहो। जो लोग बोलते हैं वो मत सोचो, लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे। जो डॉक्टर ने बोला क्या, और डॉक्टर भी कई बार बोलते हैं, ठीक है। आप देखो, आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मिल्क जो होता है, लोग कहते हैं मिल्क को गर्म करके पीना चाहिए, एग्री। आपने बहुत बार सुना होगा, आप दूध जैसे सब दूध दूध लेके आते हो, ठीक है, आप उस दूध को गर्म करते हो और उसको रखते हो। आपको पता पहले इंडिया में दूध बिना गर्म किए पिया जाता था, दूध बिना गर्म किए पिया जाता था, क्योंकि जो सुबह जब गाय दूध देती थी, वो डायरेक्ट दूध निकाला पी लेते थे, शाम को पी लेते थे। दही जमाना होता था, तो वो दूध का, जब गाय भैंस से जब दूध निकलता है, वो पहले ही गर्म होता है। आपने कहीं अगर पिया ना हो, मैं तो बीच बचपन में बहुत पिया, वो गर्म होता है। आप उसके अंदर दही डाल दीजिए, वो आपका बन जाएगा वो। अब क्या होता था, जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज थे, उनको ये दूध एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। अब इतनी देर तक ये दूध सस्टेन नहीं, पहले इंडिया में तो बहुत सारे हर जगह गाय होती, पहले गांव होते थे, गांव में बहुत जगह क्या होता था, हर जगह गाय होती थी, अपने जानवर होते थे, तो किसी को दूध खरीदना ही पड़ता था। अब दूध को स्टोर करने के लिए दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, ताकि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो। और आप दूध को डायरेक्ट पी लोगे गरम गरम, बहुत हेल्दी होता है, मैंने बचपन में बहुत पिया, ठीक है जी। इसलिए हमको जितने हम नेचुरल रहेंगे ना, जितने हम नेचुरल नेचर के करीब रहेंगे, हम उतने खुश रहेंगे, उतने हेल्दी रहेंगे। देखो, हम जो साइंस पढ़ते हैं ना बच्चों लोग, ये याद रखो, हम जो पढ़ रहे हैं, अगर हम साइंस को लाइफ में अप्लाई ना करें तो क्या फायदा हुआ। आज हम इतनी चीज अच्छी चीज पढ़ रहे, भाई डायबिटीज होती है, और उसका भी अगर हम गलत हैबिट में पड़ जाए, इसका मतलब हम पढ़े लिखे गंवार व्यक्ति हैं। इसको कहते हैं पढ़े लिखे गंवार व्यक्ति, जो अपना भला नहीं सोच सकते। तो आपको पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति बनना है ना। जैसे कहते हैं स्मोकिंग इंजरियस टू द हेल्थ, देखो डिब्बे के ऊपर लिखा होता है, फिर भी लोग शान से पीते हैं। इसका मतलब वो पढ़ा लिखा गधा है, मूर्ख है। उसके ऊपर इतना बड़ा शब्दों में लिखा है, उस पर लिखा है इसको पीने से कैंसर होता है। सोचो, उसको समझ में नहीं आती, इसका मतलब उसका डोका फिरला, उसका ना बुद्धि उसकी खराब हो गई है। तो आपको अच्छे बच्चे बनना है, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। बिल्कुल, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। कालाक्षर नहीं, कालाक्षर होता है जिसने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। ये पढ़े लिखे गवार होते हैं, जो अपना भला नहीं सोच सकते।
ठीक है, लोग कहते हैं हम खुशी में पीते और गम में पीते हैं। मतलब यार ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट लोग खुशी में पीते और गम में पीते हैं, ये तो फालतू की बात है। कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, फालतू एकदम। ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, ये हमारे दिमाग को खराब करती है। इसलिए आपको अच्छे लोगों के संग रहना चाहिए। अच्छे फ्रेंड्स होंगे, आपको अच्छा गाइड करेंगे, आपको इफेक्ट बताते हैं। आपकी जिस समय संगत बिगड़ गई, आपके हैबिट्स बदल जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे बनना, बहुत अच्छे फ्रेंड सर्किल आपका रहेगा ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलो अब पढ़ाई में आगे चलते हैं। थोड़ा टॉपिक और बाकी है, नहीं तो ऐसी बातें तो चलती रहेंगी। ठीक है, ओके। तो डायबिटिक जो ये, हाँ हम पढ़ रहे थे पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है, इंसुलिन रिलीज करता है, उसका मेन काम क्या होता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। ब्लड शुगर कंट्रोल करने का मतलब हमारा डायबिटिक कंट्रोल रहेगा। डायबिटिक अगर बिगड़ जाएगा तो हमें ये बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। ठीक, नंबर 7, एड्रेनल ग्लैंड, ये हमने पढ़ लिया था। ये किडनी में पाया जाता है, इसका हमने पूरा फंक्शन पढ़ लिया था। इसको कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ द इमरजेंसी। जैसे ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हार्ट सर्कुलेशन बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन बढ़ जाता है, लीवर हार्मोन, लीवर ग्लूकोज इंसर्ट करता है ब्लड में, और हम तेजी से भागना स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। 8, टेस्टिस। ठीक है, ये ग्लैंड्स होते हैं, केवल मेल में पाए जाते हैं। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल फीचर्स लाइक डीप वॉइस, मूछे, मोस्टेक, बियर्ड एंड बॉडी हेयर। ठीक है, तो इस हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस ने कहा ना, जब 12-13 साल के बाद हमारी आवाज बदलने लग जाती है। बॉयज की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, भारी भरकम। गर्ल्स की आवाज थोड़ी पतली होती है। ठीक है, तो जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं आफ्टर पवर्टी, इसको बोलते हैं पवर्टी। तो आफ्टर 13-14 मेल्स में जो पवर्टी आती है, 13-14 ईयर्स के बाद आप देखो, आपकी मूंछ आने लग जाती है, आपकी दाढ़ी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, आपके बॉडी के जो हाथ पैर होते हैं वहां पर बाल आपके ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ये हार्मोन की वजह से होता है। तो देखो, नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। अब किसको बोलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, भैया बच्चा 13-14 साल का हो गया है, अब टेस्टिस को बोलिए हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर। तो जैसे हार्मोन रिलीज करता है तो हमें ये हमारी बॉडी में चेंजेस देखे जाते हैं। ये केवल मेल्स में पाए जाते हैं। उसी तरह जो फीमेल्स होती हैं उसमें जो ग्लैंड उसको ओवरीज कहते हैं, ये केवल फीमेल में पाए जाते हैं। ये 2 सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। इसके नाम होते हैं ऑस्ट्रेजिन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं ऑस्ट्रोजन के? इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फीचर्स एज फीमेल वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। आप देखो, लेडीज के जो मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमारे देखो एकदम कठोर रहते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो लेडीज की जो एकदम पतली सी बारीक आवाज, सुंदर आवाज, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। उनकी सॉफ्ट स्किन उनके आवाज की वजह से होता है। ठीक है, जो फीमेल में पवर्टी कब होती है? 10 से 12 साल की एज में उनकी पवर्टी अटेन होती है, तब उनमें चेंजेस आपको दिखने लगते हैं। और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन क्या होते हैं? इट कंट्रोल द यूटेरस चेंजेस इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्ट होती है, उसमें भी ये जो दूसरा वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये आपको प्रेगनेंसी के टाइम में भी आपको हेल्प करता है। तो ये टोटल आपके 8 या 9 ग्लैंड्स हैं जो आपके बॉडी में पाए जाते हैं, अलग अलग लोकेशन में पाए जाते हैं। इन सबके अलग अलग फंक्शन है, और ये नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। सर पर मेरे मम्मी के हाथ बहुत जोर से लगते हैं। हाँ हाँ भाई, हाँ, मम्मी मम्मी ने वो, मम्मी के हार्मोन ज्यादा रिलीज हो, मम्मी के हाथ बड़े टाइट हो गए सॉफ्ट नहीं। वैसे आप ये वाला पार्ट देखो सॉफ्ट, हाथ भी देखो सॉफ्ट। हमारा हाथ, हथेली देखना हमारी थोड़ी कैसी होती है? मजबूत होती है। और लेडीज की हथेली सॉफ्ट होती है, उनके हाथ काफी सॉफ्ट होते हैं। ये हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, चलो अब देखो, द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ दीज हार्मोन्स हैव ए हार्मफुल इफेक्ट। अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हुए हैं तब भी डेंजरस होते हैं, अगर ये कम रिलीज हो ये तब भी डेंजरस होते हैं। तो द टाइमिंग एंड अमाउंट, भाई कब ये रिलीज होने हैं और कितने अमाउंट में रिलीज होने हैं, ये कंट्रोल होता है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म इन विच दिस इज इनबिल्ट इन अवर बॉडी। तो कई जो हाइपोथैलेमस जो होता है, सबसे टॉप फ्लोर, सबसे पहले वाला, ठीक है, वो मम्मी के गुस्से के कारण है, हार्मोन की कोई गलती नहीं है। हाँ, तो इसको ऐसे, हाँ इसको ऐसे समझा जा सकता है। समझो मम्मी को गुस्सा आता है, ठीक है, तो उस समय एक अलग टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, मम्मी का हाथ एकदम सॉलिड हो जाता है।
है ना, सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की तरह है, और वो बहुत जोर से पड़ता है। गुड अनुष्का, अनुष्का ने एकदम सही कहा, वो मम्मी को गुस्से की वजह से होता है, तो गुस्से की वजह से हमारा एड्रेनल वो ना हार्मोन रिलीज करता है, उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाता है। चलो गुड। अब दोनों टाइप के सिस्टम में क्या फर्क होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या फर्क होता है। नर्वस सिस्टम में जो इंपल्सेस होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है। इट रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इसमें एंडोक्राइन में केमिकल्स की फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद एवरी पार्ट अंडर इट्स कंट्रोल। ठीक है, नर्वस सिस्टम हर पार्ट को कंट्रोल करता है जहां पर उसका कंट्रोल पहुंचता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पार्ट्स। जैसे आपका हार्ट बीट बढ़ाना है तो ग्लैंड्स कहाँ पर है, आपकी किडनी पे, है ना, तो दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। जबकि नर्वस सिस्टम जहां जहां पर आपकी नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती है, वहां तक उसको कंट्रोल करके रखता है। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है। हमें गर्म महसूस, हम तुरंत हाथ उठाते हैं, तो बहुत रैपिड होता है। जबकि एंडोक्राइन में जो ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन मतलब हार्मोन जो रिलीज होते हैं, एक्शन जो आता है, ये स्लो आता है। ऐसा नहीं कि आपके आज हार्मोन रिलीज होंगे, कल आप एकदम बहुत बड़े जेंट बन जाओगे, नहीं, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है, जो आपने बताया। ठीक है, इनका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो रेस्पॉन्स होता है ओनली लिमिटेड टू दो सेल्स जहां पर आप कुछ एक्शन हुआ है। जब हमारे हाथ को गर्माहट हुई राइट हैंड को, तो राइट हैंड ऊपर उठेगा, लेफ्ट हैंड का उठने का कोई काम नहीं होता। लेकिन जो हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम में जो रेस्पॉन्स आपको दिखाई देता है, ये केवल टारगेट टिश्यू पे होता है। अगर थायराइड अगर एक्ट करेगा, जैसे क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड अगर एक्ट करेगा कहाँ पर, लीवर पे एक्ट करेगा, भाई जाओ जल्दी आप ग्लूकोज रिलीज करो, या हार्ट को बोलेगा भाई जल्दी थोड़ा फास्ट पंपिंग करना स्टार्ट करो। ये टारगेट टिश्यू पे जाता है। ठीक है, इसका रेस्पॉन्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपको चोट लगी, वो आपको पिंच हुआ, आपने एक्शन ले लिया, तो आपका रेस्पॉन्स टाइम छोटा होता है, जबकि इसका रेस्पॉन्स टाइम लंबा रहता है। आपकी जो ग्रोथ हो गई हो गई, आपकी आवाज मोटी हो गई, भारी हो गई होगी, अब देखो आपकी आवाज चेंज करनी मुश्किल होती है ना, तो आपके अंदर ये चेंजेस होते हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का अंत होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज जो पढ़ाया या इस चैप्टर में और भी कुछ पढ़ाया हो, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ने में भी, समझने में भी, और इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी मिली होगी। क्योंकि ये सब चीजें हमें पढ़ाई को लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने 3 इडियट्स सबने देखी थी, तो 3 इडियट्स में क्या कहते हैं, अप्लाई कीजिए साइंस को। साइंस को रटना नहीं होता, साइंस को समझना बहुत जरूरी है।